हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो, आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज केमिकल एनालिसिस फ्रॉम द चैप्टर बायोमोलिक्यूल। जब हम चैप्टर बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे सबसे जो पहला इंट्रो के जो बाद आता है तो वो आता है केमिकल एनालिसिस। आज हम दो टाइप के एनालिसिस के बारे में देखेंगे, एक है एसिड एनालिसिस, दूसरा एश एनालिसिस। दोनों में क्या फर्क है, क्या यूज होता है, क्या उसका आउटकम्स है, वो हम धीरे धीरे करके जानेंगे। चलो आ जाओ। सबसे पहले एनसीईआरटी में बोला गया है कि हम लोगों ने मोटर पेस्टल यूज करते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या है, इसके अंदर हम लिविंग टिश्यूज डालते हैं। टिश्यूज में हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग लीव्स ले सकते हैं या फिर लिवर, एनिमल लिवर वगैरह ले सकते हैं, है ना। दोनों में से कुछ भी नहीं। इसके साथ हम लोगों ने क्या किया, इसके साथ हम लोगों ने ऐड किया क्या, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है Cl3CCOOH। करेक्ट। अब हमने ये ही दो क्यों लिया, वाई वी आर टेकिंग दिस थिंग। ये एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिपिटेंट की तरह बिहेव करता है। ये एक ऐसा एजेंट है जो एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिपिटेंट की तरह बिहेव करेगा। मतलब क्या कि अगर तुम इसे किसी भी कंपाउंड में डालोगे जिसके अंदर कोई भी लिविंग मैटर है, जैसे प्रोटीन है या फिर हम बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड है, तो ये क्या करेगा, उन हैवी मैक्रोमोलिक्यूल्स को क्या करेगा, कोआगुलेट करके, फर्स्ट तो डीनेचुरेशन वाला जो प्रोसेस होता है वो, उसके बाद क्या आता है, कोआगुलेट करके उन्हें सेडिमेंट बना के, प्रेसिपिटेट बना के नीचे रख देगा। तो ये हमें मदद करता है दोनों चीज को, मतलब उसके एक सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट को और उसके बाहर के कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करने को। अच्छा, अब यहाँ बच्चों हम लोग सबसे पहले जो हम देखेंगे, क्या हम लोगों ने किया, इसको क्या, इसका एक पेस्ट बनाया। पेस्ट किया, पेस्ट बनाने के बाद अपने को देखने मिला क्या, एक थिक स्लरी। थिक स्लरी, हमने उस थिक स्लरी को बीकर में डाल के एक हम लोग यूज कर सकते हैं क्या, एक हम लोगों ने क्लोथ रखा इसके ऊपर। ठीक, जैसे क्लोथ रखा और इस थिक स्लरी को डाला, कुछ स्लरी नीचे आ गई इस सेक्शन में, कुछ चीज इसके ऊपर रह जाए। करेक्ट। जो नीचे आ गई उनको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, दिस इज फिल्टरेट। ये क्या है, फिल्टरेट। ऊपर जो है इस पोर्शन में, इसको हम बोलेंगे रेटेंटेट, जो ऊपर है गया। इसे एक और चीज से हम जानते हैं, नीचे जो है एसिड के साथ आ गया होगा तो इसे हम बोलेंगे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। नीचे वाले को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, दिस इज रिटेंटेट। जो ऊपर वाले, सॉरी, जो ऊपर रह गया, इस दिस इज अ क्लोथ, हाँ, कॉटन क्लोथ या मुस्लिम क्लोथ, कुछ भी हम ले रहे हैं, मुस्लिम क्लोथ या फिर कॉटन क्लोथ ले रहे हैं, ठीक है, जो फिर या फिर हम फिल्ट्रेशन पेपर वगैरह, जो भी हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिटेंटेट जो है, रिटेंटेट जैसे ऊपर रह गया तो इसे हम बोलते हैं एसिड, क्योंकि एसिड से अलग हो गया, तो एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन, एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन। अब कहानी यहीं से स्टार्ट होती है, जो मेन कहानी है, जो हमें समझना है कि फर्स्ट हम लोगों ने देखा कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड हमने यूज किया, करेक्ट। अब पूरी कहानी स्टार्ट होती है यहां से। क्या है वो पूरी कहानी, हम लोग यहाँ पे इसके अंदर जो रिटर्न बना है, इस रिटर्न पे हम लोग देखेंगे कुछ मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल ऊपर रह जाएगा क्योंकि इनका साइज जो है कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा रहता है, करेक्ट। एनसीईआरटी ने जो बोला है कि क्या रहेगा, अराउंड इज इक्वल्स टू, हम बोलेंगे इक्वल, और वी कैन से इक्वल और ग्रेटर, ग्रेटर देन 10,000 डाल्टन, करेक्ट।
ग्रेटर एंड इक्वल टू इक्वल एंड ग्रेटर देन दी 10,000 डाल्टन। ये तुम्हें याद रखना। अब इस वाले मैक्रोमोलिक्यूल सेक्शन में अपने को देखने मिलेगा सबसे पहले, दैट इज इसमें आ जाएगा, मान लो क्या आता है, दैट इज पॉलीसेकेराइड, है ना, इसका वेट उसके अराउंड होगा। फिर आते हैं कैसे हैं, प्रोटीन्स आते हैं बड़े वाले। फिर कौन आएगा, फिर थर्ड नंबर पे आएगा न्यूक्लिक एसिड। ये तीन चीज तो आ गए। अच्छा, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आ गए। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज देखने मिलता है, ये जैसे मान लो एक और अलग चीज देखने मिला, दैट फोर्थ नंबर इज लिपिड। व्हाई लिपिड इज ओवर हियर? Lipid is not a macromolecule. Lipid is present in, we can say, lipid is not a macromolecule. Lipid is present in the acid insoluble fraction. इंस्टेड हम बोला है एसिड, ये क्या है, इट्स अ माइक्रोमोलिक्यूल। कौन सा? बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। मे बी इसका जो वेट बोला जाता है दैट विल बी अराउंड 800 डाल्टन। 800 डाल्टन के अराउंड इसका वेट है, करेक्ट। तो ये ऊपर क्यों रह गया? इसी को एनसेड ने आगे जस्टिफाई भी किया है क्या, कि दे फॉर्म वेसिकल्स। वेसिकल्स कैसे आ रहे हैं? अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने देखो एक सेल लिया है ना, लीव्स लिए हैं या लिवर लिया है, बोथ आर मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना। सेल मेम्ब्रेन में हमने ये देखा है बाइलिपिड लेयर रहता है, एक सैंडविच वाला, करेक्ट। अब ये सोचो, आउटर मोस्ट एरिया में हाइड्रोफिलिक एंड है, इनर मोस्ट में हाइड्रोफोबिक। अगेन सेम यहाँ पे है, अंदर जितना भी एरिया होगा दिस इज हाइड्रोफोबिक, बाहर जो है हाइड्रोफिलिक। अब जब हम इसे ग्राइंड कर रहे हैं, ग्राइंड करने के बाद वो लोग क्या करेंगे, तुम ये चीज ऑयल के साथ भी देख सकते हो। जब ऑयल को एक वाटर के अंदर रखा जाता है तो वो क्या करता है, वो एक छोटा गोल सा सर्कल बना लेता है, जो भी जहां भी प्रेजेंट है एक बार घुमा दोगे तो बीच में आके या कोने में आके कहीं एक छोटा सा गोल सेल वेसिकल टाइप का बना देगा। सेम ये यहाँ पे भी हो रहा है। क्या हुआ कि लिपिड जो भी था, जैसे कि कोई भी वहां पे सेल ऑर्गेनल होगा, उसका मेम्ब्रेन, उस सेल का खुद का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, वो सारे मिलके वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। अब वो वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो वो गोल स्ट्रक्चर वो नीचे फिल्टर आउट नहीं हो पा रहा है, वो ऊपर ही रह जा रहा है। तो इट्स a thing, it's a bio micromolecule weight around that much and they form vesicles। ये बात याद रखना। नेक्स्ट बच्चों, तुम लोग ये सोच रहे होगे कि फिल्टरेट में क्या आ रहा है। फिल्टरेट में याद रख लेना, या फिर हम एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में याद रख लेना, यहाँ पे स्मॉल मॉलिक्यूल्स आएंगे जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल आएगा, एक्सेप्ट ये वाले पार्ट में। माइक्रोमोलिक्यूल कैसे? जैसे कि छोटे अमीनो एसिड्स आ गए, है ना, क्या आ गया, अमीनो एसिड आ गए, या फिर हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड तो नहीं आके हम बोलेंगे स्मॉलर या मोनोसैकेराइड्स आ गए, करेक्ट। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऐसे छोटे छोटे आ गए। उसके अलावा क्या आ जाएंगे, सब पेप्टाइड्स, छोटे पेप्टाइड्स, लॉन्गर चेन वाले नहीं, स्मॉल पेप्टाइड्स कुछ आ सकते हैं। ऐसे दो चार चीजें इसके अंदर देखने मिल जाएंगे। न्यूक्लियो क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स आ गए, फिर आ गया न्यूक्लियोटाइड्स एक्सेट्रा। आगे जब पढ़ोगे और आगे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें वहां भी देखने मिलेगा कि एनसाइड में ये भी लिखा है कि एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में एक भाई सब दो और भाई मिलते हैं, दैट इज सल्फेट एंड फॉस्फेट। सल्फेट एंड फॉस्फेट ये आ जाते हैं इनऑर्गेनिक क्लास वाले, करेक्ट। इनऑर्गेनिक क्लास वाले ये भी इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल इसके अंदर देखने मिल जाते हैं। फिर तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूं कमेंट पे, याद रख लेना कि जब वहां हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे ना, जो बायोमोलिक्यूल्स का हेडिंग है, जहां पे माइक्रो मैक्रो के बारे में बताया गया है, वहां पे दो चीज और लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि सेल ऑर्गेनल्स का कॉम्पोजिशन, करेक्ट, और साइटोप्लाज्मिक कॉम्पोजिशन कौन से फ्रैक्शन में देखने मिलेगा। एक बार वो तुम लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम लोग को छोड़ रहा हूं, ठीक है। ये खत्म होता है, दिस इज अबाउट द एसिड एनालिसिस। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है एसिड एनालिसिस। एसिड एनालिसिस भी सेम ही है। क्या बोला है कि मान लो हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिया, दिस इज फॉर एग्जांपल, दिस इज अ टिश्यू। अब ये टिश्यू कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम प्लांट और फ्रॉम एनिमल, फ्रॉम प्लांट एंड फ्रॉम एनिमल, कहीं से भी हो सकता है। ये टिश्यू जब हम लोगों ने उठाया, उठाने के बाद हम लोग सबसे पहले इसका हम लोग करते हैं दैट इज वेट वेट, है ना।
हमने इसका वेट वेइंग करा, इसका वेट क्या है, एक्स वाई जेड जो भी किलोग्राम आ रहा है। हमने उसके बाद इसे क्या के लिए छोड़ दिया, हमने इसे एवापोरेशन के लिए छोड़ दिया। एवापोरेशन के लिए जब छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा डिहाइड्रेट होके या फिर सूख सा जाएगा और इसमें से वाटर बाहर लिबरेट आउट हो जाएगा। अब जैसे ये सूख गया तो इसका हम करते हैं दैट इज ड्राइविंग। इसका हम क्या करेंगे, ड्राइविंग करेंगे, कि हम लोग को पता चल जाएगा अगर ये x है ना, तो ये क्या होगा, ये होगा x माइनस H2O के अराउंड आएगा, करेक्ट, क्योंकि वाटर जो है वो एवापोरेट आउट हो गया है। फिर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसको करा है कंबस्शन। कंबस्शन मतलब हमने इसे जला दिया। जलाने के बाद क्या हुआ कि यहां पे कुछ ऐश निकल के आया। हम लोग को ये एक बात पता है कि जब कंबस्शन होता है तो कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो CO2 बन के बाहर निकल आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया और वो CO2 बन के उड़ गया। उसके साथ एनसीईआरटी ने बोला कुछ वाटर जो है उसके अंदर रहेगा, वो भी निकल जाएगा। लास्ट में बचेगा क्या, लास्ट में बचेगा ऐश। जो ऐश है, ये ऐश हमें बताएगा इसके इन ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स के बारे में, जिसमें वहां पे बोला गया है कि यहां क्या मिलेगा, मान लो क्या मिल सकता है, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड्स, करेक्ट, इसके अलावा मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स एक्सेट्रा। इसे सही से देखने के लिए एनसीईआरटी में जब सेकंड पेज तुम ओपन करोगे, वहां पे इस कोने में एक चार्ट दे रखा है जहां पे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूट के बारे में दिया गया है, करेक्ट। अब इसमें भी इतना ही था, एज सच कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। ये दो था, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो हम समझ नहीं पाते कि वो उसका मतलब क्या है, या फिर कोई एक टॉपिक या फिर कोई ऐसा पोर्शन जो अपने को समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम वो चीज हम लोगों से पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, तो आज के लिए फिर इतना रखते हैं, ये खत्म होता है द केमिकल एनालिसिस। नेक्स्ट डे एक नया टॉपिक लेके मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।